हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में अब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस तो आपने पढ़ लिया, रेसिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रोल है किसी सर्किट में, इन सारी चीजों पर तो आप लोग पहले ही पिछले कुछ लेक्चरों में बात किया है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि पिछला सारा लेक्चर पढ़ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन जितने ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है रेसिस्टिविटी, इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल है। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, और वहां मैं इस वीडियो से पहले इस सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले थर्ड चैप्टर के सीरीज में जो भी लेक्चर इसके पहले हुआ है उस सब का लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिए। और पार्टिकुलरली आज के इस टॉपिक में करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है, और रेसिस्टेंस का तो डेफिनेटली यूज होगा, उसका यूनिट वगैरह आज हम यूज करेंगे। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आज उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी इस्तेमाल यहां पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी पर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चा, हिंदी में इसको बोलेंगे वैद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता। रेसिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध और रेसिस्टिविटी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। चलिए तो शुरू करें। प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होने वाला है, पहले उसको हम यहां पर देख लेते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर मैं अच्छे तरीके से डिफाइन भी इसको करा दूंगा। पहले समझ लीजिए। पहले से आपको मालूम है कि अगर हम कोई सर्किट लें, अगर हम कोई कंडक्टर लें, जैसे हम एक कंडक्टर यहां पर ले लिए और इस कंडक्टर को हम पीडी दे दें, पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स से कनेक्ट कर दें, V वोल्ट दे दिया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, निगेटिव टर्मिनल हो गया, तो आपको मालूम है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़ते के साथ इस कंडक्टर के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों पर फोर्स लगता है, उसमें एक्सेलरेशन होती है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टेडी मोशन देता है, और जिसके कारण सर्किट में करंट डेवलप होता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जैसा टॉपिक भी आपने देखा है। आपको मालूम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्सों का जो मूवमेंट होता है वो माइनस से प्लस की ओर, और करंट जो डेवलप करता है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है। करंट का ये डायरेक्शन है। आपको अच्छी तरह से मालूम है इलेक्ट्रिक करंट को हम भले ही एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तीर के निशान से इसको दिखाते हैं, लेकिन यह एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए भी हमने एक लेक्चर बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आती है, पहले से आती है। लेकिन सर इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी की चर्चा नहीं हुई। तो आप इधर उधर का बात करके हम लोग को भुलिया रहे हैं। लेकिन हम लोग भी होशियार हो गए हैं, क्लास 12 में आ गए हैं, जंप करते करते जैसे तैसे लुढ़कते लुढ़कते आ गए हैं 12 में, तो थोड़ा सा दिमाग हो गया है सर, आप तो भुलिया रहे हैं। अरे भैया ये कंसेप्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी E, और जो करंट डेंसिटी होगा I, इसी का जो रेशियो होगा
इस करंट डेंसिटी आई, इसी का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब बताइए, ये बतलाना जरूरी था कि नहीं था? पहले से आप जानते थे, लेकिन रिवाइज कराना जरूरी था कि नहीं था, कि अगर हम भी देते हैं तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे फोर्स लगता है, एक्सीलरेशन होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, करंट डेवलप करता है। सारी चीजें बताना जरूरी था कि नहीं था? था। तो अब तो रेसिस्टिविटी समझ में आ गया। रेसिस्टिविटी जो होता है वो किसी कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान है, ई का जो मान है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है, और जो करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी का जो मान है, इसके रेशियो के बराबर होता है। इसके रेशियो के बराबर होता है, जे के बराबर होता है। यहां गलती से आई लिखा गया था, जे के बराबर होता है। ठीक है ना? तो अब तो बहुत आसान है, अब बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जे का मान पुट करेंगे, रेसिस्टिविटी का मान। अच्छा, रेसिस्टिविटी जो होता है ना, वो ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो, रो नहीं, रो, रो। ठीक है ना? रो से रिप्रेजेंट। अब जैसे हम बोले रो, बहुत लोग रोने लगा। रोना नहीं है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? व्हाट इज रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी इज the ratio of electric field intensity and the current density at a point in a conductor. किसी कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और करंट डेंसिटी जे का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, जिसको ग्रीक लेटर रो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और करने के बाद इसके फॉर्मूला को लिखेंगे, फिर उसका यूनिट निकालेंगे, फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर वगैरह वगैरह। यार कितना काम है सर, सब टॉपिक में तो यही करना होता है। ये फिजिक्स बनाया कौन? बनाया कौन? इतना गुस्सा से देख रहे हो भैया, हम नहीं बनाए। अरे हम तो खुद परेशान हैं। लेकिन मजे की बात बतला दें बाबू, आपके आसपास में जो भी आप देखते हैं ना एडवांस टेक्नोलॉजी, 90 भी नहीं, 90 से भी ज्यादा परसेंट टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का इस्तेमाल है। लाइफ में से आज फिजिक्स हटा दीजिएगा तो फिर आप वहीं पे चले जाइएगा, जैसे भाला लेके लोग नहीं हु हा करता था, उसी जगह पे चले जाइएगा। सिर्फ फिजिक्स, लाइफ माइनस फिजिक्स मीन्स हु हा। ठीक है ना? समझ लीजिएगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एंजॉय करके पढ़ो यार, एंजॉय करके पढ़ो, इसको एंजॉय करो, फील करो, महसूस करो। बर्डन बना के नहीं पढ़ो, बोझ बना के नहीं पढ़ो, मजा नहीं आएगा। तो समझ गए बात को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, करंट डेवलप करेगा, फिर करंट डेंसिटी पैदा होगा। करंट डेंसिटी के लिए एक अलग लेक्चर बना के हम रखे हुए हैं, आप वहां पे जाके देखिए। करंट डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, या यूट्यूब पे सर्च कीजिए करंट डेंसिटी क्लास 12 फिजिक्स बाय सौरभ श्रीवास्तव सर, वहां आ जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप देख सकते हैं, करंट डेंसिटी वाले लिंक पर क्लिक कीजिए, करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और करंट डेंसिटी जे का जो रेशियो होता है, उसी को इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो आइए हम उसको डिफाइन करें और उसके बाद इसके फॉर्मूला, चलिए मिटा दिया। अब हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी को। यहां देखिएगा, क्या हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई
and current density at a point in a conductor is called electric resistivity of that conductor। और जो ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी होता है, इसके बारे में मैं बतला दूं कि यह कंडक्टर के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, ये उसके नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किससे मिलकर बना है, उसका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। मतलब वो किस मटेरियल से बना हुआ है कंडक्टर, इस बात पे डिपेंड करता है। समझ रहे बात को? अब आइए, अब हम लोग इसका फॉर्मूला अगर लिखे तो पहले तो ये देखना होगा कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर या डायरेक्ट लिखिए बाय रो। इसको रो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, रो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रो पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं। तो देयरफॉर अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी मींस ई अपॉन, अर्थात रो इज इक्वल टू ई अपॉन, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का। और आई थिंक कि सबको समझ में भी आ रहा होगा। रो इज इक्वल टू ई अपॉन जी, और बड़ा कर देते हैं, रो इज इक्वल टू ई अपॉन, दिख रहा है? तो इस बेसिक और सबसे फंडामेंटल डिफिनीशन है और ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का। अब हम लोग इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी को किसी कंडक्टर की रेसिस्टेंस, उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के रूप में तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अंदर किसी सर्किट के अंदर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको मालूम है V अपॉन L के बराबर होगा, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर वहां आ ही जाएगा। और करंट डेंसिटी को अगर हम कन्वर्ट करें तो करंट डेंसिटी बराबर हो जाएगा I अपॉन A, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। तो हम इसको जस्ट रिप्लेस करने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी को लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड व्हाट, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के रूप में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो जिनका लैंग्वेज हिंदी है, जिनको हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम देना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं हिंदी में इसको बोल दे रहा हूं। वीडियो को बार बार रिप्ले करके और इसी हिंदी के अनुसार आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी मतलब होता है वैद्युत प्रतिरोधकता, और इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसे ग्रीक अक्षर रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा E अपॉन J, यानी रो बराबर हो जाएगा E अपॉन J। यहां तक क्लियर है ना? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, अरे मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। चलिए मिटा दिया।
अब हम लोग चलते हैं रेसिस्टिविटी को आर, एल और ए के टर्म में देखने, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी इन द टर्म ऑफ आर, एल एंड ए, आर, एल एंड ए। ठीक है ना। अब इसके लिए हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले एक कंडक्टर हम मानते हैं, इसका लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पे बना देता हूं, यह एक कंडक्टर हो गया, यह कोई एक कंडक्टर हो गया, और माना कि इस कंडक्टर को तुमने, माना कि इस कंडक्टर को तुमने भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? भी। तो सारी कहानी तो तुम्हें मालूम हो ही गई होगी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, करंट डेंसिटी पैदा होगी। अब इसका लेंथ कितना लिए हैं भैया? इसका लेंथ ले लिए हैं एल। इस कंडक्टर का लेंथ कितना ले लिए हैं? एल। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये वाला जो पर्सन है, यह कितना लिए हैं? तो ए लिए। एक कंडक्टर लिया जिसका लेंथ एल है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ए है। फिर क्या हुआ? इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान होगा और करंट डेंसिटी जे का मान होगा वो कांस्टेंट होगा, बट नेचुरल है कांस्टेंट होगा, क्योंकि भी और एल कांस्टेंट है तो ई तो कांस्टेंट होगा ही होगा। तो लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर of length L and cross sectional area A, and it is connected with potential difference of V। V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, कनेक्ट कर दी। तो यहां के लिए जो E और J का मान होगा, सो E एंड J, करंट डेंसिटी J इज कांस्टेंट, या फिक्स बोले, कांस्टेंट बोले। ई और जे का जो मान होगा वो यहां पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बट नेचुरल है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब कितना होगा? अगर कांस्टेंट होगा तो उसका मान कितना होगा? तो देखिए, नाउ ई का जो मान होगा V अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो पहले से आप जानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो होगा जे का, वो कितना होता है? करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई अपॉन ए। यह इक्वेशन सेकंड हो जाए। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को उठाकर हम किस में पुट कर दें? रेसिस्टिविटी वाले फॉर्मूला पर पुट कर दें। रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला मालूम है ना? ई अपॉन जे। यहां लिखते हैं, नाउ
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी वाले फॉर्मूला में पुट करना है। तो सिंस रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होता था E अपॉन जे, तो रेसिस्टिविटी रो बराबर हो जाएगा E के जगह पे कितना हो जाएगा बच्चा, E के जगह पे कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू E के जगह पर, E के जगह पे हो जाएगा V अपॉन एल, V अपॉन एल अपॉन जे के जगह पे कितना हो जाएगा I अपॉन ए। तो आगे बढ़ाइए, रो बिकम इक्वल टू ए चला जाएगा ऊपर, एल चला जाएगा नीचे, V अपॉन आई और A अपॉन एल। अब देख रहे हैं कि V और I का जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं आपको मालूम है, V और I का जो रेशियो होता है R कहते हैं। पिछले ही लेक्चर में इस पर बात हो रही थी। सो वी कैन से दैट रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास रेसिस्टिविटी का आ गया, और किस टर्म में आ गया, रेसिस्टेंस के टर्म में, क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में और लेंथ के टर्म में, जो हमारा हेडिंग था। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी इन द टर्म ऑफ आर एल एंड ए। देखो आर ए एंड एल काफी आसान है, कुछ नहीं किए हैं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का जो बेसिक फार्मूला था E अपॉन जे, E का वैल्यू निकालनी है और J का वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के फार्मूला को उठाकर पुट कर दिए हैं रेसिस्टिविटी के फार्मूला में, तो वो R A और L के टर्म में आ गया है। आई थिंक एक एक बच्चे को क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने रेसिस्टिविटी को समझने का प्रयास किया। रेसिस्टिविटी कहता है कि किसी भी कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ खास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, और उस पॉइंट के चारों तरफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ ना कुछ करंट डेंसिटी का मान होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और करंट डेंसिटी J का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो उसी रेशियो को हम इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, रो इक्वल टू E अपॉन जे। फिर बाद में चल के हम E को भी उसके फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करें और J को भी, और फाइनली हमारे पास जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आया वो आया आर ए और एल के टर्म में, रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब हम यहां से सबसे पहले रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे, फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, और उसके बाद हम फिर से रेसिस्टिविटी को कन्वर्ट करेंगे टाउ के टर्म में, क्योंकि रेसिस्टेंस तो टाउ के टर्म में आपको याद है ना, एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, मालूम है ना आर का फॉर्मूला। तो जब आर का रिलेशन, रेसिस्टेंस का रिलेशन टाउ के साथ है, तो अब रेसिस्टिविटी का भी रिलेशन टाउ के साथ हो जाएगा। मतलब रेसिस्टिविटी भी अब टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगेगी। अब कैसे डिपेंड करेगी, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अभी बहुत सारा टॉपिक हमारे पास है बात करने के लिए, लेकिन तत्काल यहां तक नोट करके आइए। ऐसे बच्चे जिनका लैंग्वेज हिंदी है और अगर वो इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बार बोल देता हूं, यहां हेडिंग लगाइएगा, वैद्युत प्रतिरोधकता, ऐसे लिखेगा आर एल तथा ए के पदों में वैद्युत प्रतिरोधकता। बाकी सब चीज है यहां पे लिखेगा कि माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट ए है, तथा इसके दोनों सिरों के बीच भी विभवांतर दिया गया है, अतः यहां ई तथा जे का मान नियत होगा। तो ई का मान निकाल लेना, जे का मान निकाल लेना। नाउ मतलब अब क्या, तो समीकरण 1 तथा 2 के मान को रेसिस्टिविटी के सूत्र में डालने पर, प्रतिरोधकता के सूत्र में डालने पर, और सूत्र का मान डाल दिए। तो यहां तक नोट करके आइए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। मिटा दें, नोट कर लिए, ठीक। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं, या बेस्ट ऑब्जेक्टिव समझिए कि क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब ये पूछता है और पूछ सकता है। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इस फॉर्मूला का अब हम यूज करेंगे इसके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए।
तो काफी आसान है, आप भी समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले इट्स यूनिट पर आते हैं, इसका मात्रक इट्स यूनिट। तो आपको मालूम है रेसिस्टेंस के लिए क्या होता है, ओम। एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए क्या होगा बच्चा पार्टी, मीटर स्क्वायर। और लेंथ के लिए क्या होगा, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ओम मीटर। क्लियर ना? तो याद रहेगा रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है बच्चा, ओम मीटर। अब इसका आइए डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, तो रेसिस्टेंस के लिए आपको मालूम है m l का पावर 2 t का पावर -3 a का पावर -2। यह हमारे पास किसका फॉर्मूला है जी, रेसिस्टेंस का। अब इनटू a के लिए आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l का पावर 2 चूंकि एरिया है, और लेंथ के लिए हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा l। अब आप देख रहे हैं कि एक l से अगर एक l कट भी गया तो अब एक l बचेगा और यहां l का पावर 3 हो जाएगा। सो दिस बिकम m l का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। समझ में आ गया? यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला रेसिस्टिविटी का कैसे निकलता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिलेशन टाउ के साथ देखें, क्योंकि रेसिस्टिविटी का रिलेशन अगर टाउ रिलैक्सेशन टाइम के साथ हुआ तो टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, फिर रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन पहले आप यहां तक नोट करके आइए, मिटा दे, नोट कर लिए, मिटा दे, ठीक। चलिए अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रेसिस्टिविटी है इसका रिलेशन हम टाउ के साथ, कैसे अपने दिमाग में आया कि इसका रिलेशन टाउ के साथ हो सकता है, क्योंकि अगर इसका रिलेशन आर के साथ है और आर का रिलेशन टाउ के साथ हमने देखा था, तो इसीलिए आई थिंक कि इसका भी रिलेशन टाउ के साथ होगा। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन, या फिर ऐसे लिखिए कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी in the term of टाउ। टाउ तो समझते हैं ना, सब लोग समझते हैं, इन द टर्म ऑफ टाउ। इन द टर्म ऑफ टाउ। अब देखो इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ आर के मान को रिप्लेस करना है, आर के जगह पे टाउ वाली वैल्यू लाकर पुट करनी है, ठीक है ना, आर के जगह पे टाउ वाली वैल्यू लाकर पुट करनी है। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या कि सिंस रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इतना तो मालूम है ना बच्चा, इतना तो मालूम है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं सर। And you know very well कि R is equal to ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ। ये फॉर्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, R is equal to ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ, ये वाला फॉर्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है, इसका मतलब वो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा है, तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें इस सीरीज के करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट 3 चल रहा है, 3rd चैप्टर जो चल रहा है, इस सीरीज में जितने भी लेक्चर हुए हैं, अभी आप जो लेक्चर देख रहे हो इसके पहले, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसमें जाके देखिए, एक आपको लिंक मिलेगा जिसका हेडिंग होगा रेसिस्टेंस। तो उस टॉपिक को देखिएगा, पूरी समझ में आ जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही
अच्छे तरीके से उसको यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ। ये वाला बात हमें पहले से मालूम है, ml बटा एनी स्क्वायर ए टाउ। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, रो बिकम इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपॉन एल, एल से एल गया और ए से ए गया, तो रो बिकम इक्वल टू व्हाट, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। आ गया, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब आपको मालूम है कि m जो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हमेशा के लिए फिक्स है। तो अगर हम इनको हटा दें तो हम देख रहे हैं कि रेसिस्टिविटी जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, श्रांति काल है, और ये दोनों किसी कंडक्टर के लिए फिक्स होते हैं। कंडक्टर अगर चेंज करोगे तो जरूरी नहीं है कि दूसरा जो कंडक्टर आया उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही हो, क्योंकि वो तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। यानी एन और टाउ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, और इस पर डिपेंड कर रहा है रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी भी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बात पर तो निर्भर नहीं ना करेगा कि लेंथ बड़ा है कि छोटा है, क्या है। रिलैक्सेशन टाइम तो इस बात पर डिपेंड नहीं ना करेगा कि लेंथ बड़ा है कि छोटा है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, कौन सा वायर है, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, गोल्ड वायर है, क्या कौन सा वायर है। तो अगर ये दोनों फैक्टर नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, और चूंकि इन पर डिपेंड कर रहा है कौन, रो, तो रो भी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जबकि आप देखिए रेसिस्टेंस वाले फॉर्मूला में लेंथ इंक्लूडेड है, तो ये लेंथ पर डिपेंड करेगा, समझ रहे बात को। लेकिन इसमें कहीं भी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की चर्चा नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। कौन 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 रेसिस्टिविटी, कौन, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मोस्ट रिमार्केबल पॉइंट है ये, याद रखिएगा। रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मैं लिख देता, जगह है ना, हाँ चलिए। हियर n and tau depends on nature of material of conductor. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। आगे यहां लिख दें, hence rho means electric resistivity is also depends on nature of material। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ वायर है ही नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ही नहीं, यानी उसके लेंथ से ये इंडिपेंडेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट है। रेसिस्टिविटी जो होती है वो किसी मटेरियल की अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है, जो उसके नेचर पर डिपेंड करती है कि वो कंडक्टर किस तरह का बना है, किस तरह के मटेरियल से बना है। ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज तो यहां पे आप देख ही रहे होंगे कि अगर रेसिस्टिविटी टाउ पर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है, और टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटता है, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। आप रेसिस्टेंस वाला टॉपिक जाकर देखिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स लेकर जाइए, नहीं तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कीजिए रेसिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, क्लास 12 फिजिक्स बाय सौरभ श्रीवास्तव सर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखिए, आप उस कॉन्सेप्ट को देखिए। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रिलैक्सेशन टाइम वो घटता है, क्योंकि जल्दी जल्दी कोलिजन होता है, और अगर रिलैक्सेशन टाइम टाउ घटेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण रेसिस्टिविटी इसकी बढ़ेगी।
अर्थात रेसिस्टिविटी भी अब टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगा। ये भी बात यहां पे मेंशन करते हैं, सिंस रो डिपेंड्स ऑन टाउ, hence it also depends on टेम्परेचर। याद रखिएगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और कैसे करेगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाउ डिक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीजेस। और टाउ अगर डिक्रीज किया, टाउ अगर डिक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? हैंस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। टाउ डिक्रीज किया, रेसिस्टिविटी इंक्रीज किया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रो इज इंक्रीजेस, रो क्या हो जाता है? ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी के बीच का, डायरेक्ट रिलेशन हो गया टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी के बीच का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात हो गई रिलेशन के साथ, तीनों एक साथ। यानी अगर हम टेम्परेचर का डायरेक्ट इस पर रिलेशन देखें तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रो इंक्रीजेज, यानी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रो इंक्रीजेज, रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज। इसका मतलब रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और एकदम डायरेक्टली हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेसिस्टिविटी घट रहा है। तो अगला टॉपिक हमारा बनेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, और हम कुछ फार्मूला आपको देंगे जिस फार्मूला से आप अलग अलग टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी को निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक द कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है ना? यहां तक नोट करके आइए। और मेरे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी लैंग्वेज में आप एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनके लिए मैं हिंदी में बोल देता हूं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी इन द टर्म ऑफ टाउ का अर्थ हो गया कि श्रांति काल टाउ के पदों में वैद्युत प्रतिरोधकता। ये सारी चीजें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखेंगे कि हियर मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n और टाउ मेटेरियल यानी पदार्थ के, चालक के पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। यहां n तथा टाउ चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकृति का है। और यहां लिखेंगे अतः प्रतिरोधकता रो भी पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक ना? और यहां लिखेंगे चूंकि रो टाउ पर निर्भर करता है, अतः यह तापमान पर भी निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा। और बाकी चीज आपके पास है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ बढ़ेगा, घटेगा, टाउ घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। कंसेप्ट क्लियर है? यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे रेसिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं उनको आज का कॉन्सेप्ट तो आसान लग रहा होगा, यहां टाउ वाले कॉन्सेप्ट से आगे, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है, रिपीट मोड में आ रहा है। तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक का तो कॉन्सेप्ट हो गया, आगे बढ़े। आराम चाहिए। सर कितना पढ़ा रहे हैं सर, बाउंस कर रहा है। एक गिलास पानी पीकर आइए, तब तक मैं यहीं पर हूं। वीडियो पॉज कर दीजिए, मैं ऐसे ही आपको देखता रहूंगा। आप जाइए, ठंडा पानी पीकर आइए। ध्यान रहे मैं सब चीज देख रहा हूं। कम से कम पढ़ाई तो शिद्दत से किया करो यार, फ्रेश होकर किया करो पढ़ाई। अब घर से पढ़ने का अर्थ क्या है? जिस पोजीशन में जैसे रहे वैसे ही पढ़ाई थोड़ी होता है। पढ़ाई के लिए फ्रेश होना पड़ता है, मेंटली भी फिजिकली भी। तब बैठ के पढ़िए, तब पढ़ाई का मतलब। चलिए, कुछ लोग पानी पीने के लिए गए थे, पानी पीकर आ गए, मूड उनका फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सर तब से तो आप पका पका के रखे थे,
इतना सारा कंसेप्ट, इतना सारा फार्मूला, उस लेक्चर में ये पढ़ाया, इस लेक्चर में वो पढ़ाया, उस लेक्चर में। अरे आप पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? देखेंगे कमेंट बॉक्स में, अपना दुख बयां कीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इस अनुसार बात करेंगे। हाँ, तत्काल आगे बढ़ा जाए और हम लोग बात करें। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें हो गई हैं। आइए रिकॉल भी कर लेते हैं एक बार। कैसे कैसे कैसे? तो हमें मालूम है सर, हमको तो सब चीज मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं है? हमें मालूम है कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? रो इज इक्वल टू आर के जगह पर एम एल अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ डाला था सर, ए अपॉन एल, ए से ए गया, एल से एल गया, और सर कौन सर? और सर रो इज इक्वल टू हमारे पास आया था एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। सर अगर यहां से कहा जाए कि फैक्टर ऑन विच रेसिस्टिविटी डिपेंड्स, सर ये तो बेईमानी है। आप बोले थे टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ाएंगे और ये कहां लेकर चले गए? बच्चा पार्टी परेशान बिल्कुल नहीं हो, वही लेके जा रहे हैं। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि हियर एम एंड ई आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम एंड ई आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, हमेशा है ना ये, ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है जी, ऑलवेज कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस कंडक्टर के लिए ऐसा हुआ है, सबके लिए भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। तो अब यहां पे दो फैक्टर बच गए, एन और ई। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो एक नंबर, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। और चूंकि रो टाउ पर डिपेंड करता है, सिंस रो डिपेंड्स ऑन टाउ, so it also depends on टेम्परेचर, जिसके बारे में पिछले थोड़ी देर पहले समझाया था। और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के या टेम्परेचर के, ऐसे लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि जो टाउ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना बच्चा? तो टेम्परेचर का इनवर्सली ये और इसका इनवर्स ये, तो इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाते हैं टाउ घटता है, टाउ घटता है तो रो बढ़ता है। उम्मीद है कि यहां तक की बातें समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम रेसिस्टेंस में दे चुके हैं आपको, वही फॉर्मूला यहां रिपीट करेगा। यहां तक नोट करके आइए प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, यहां तक नोट करके आइए जल्दी जल्दी। जो लोग पानी पीने गए थे वो उधर ही हैं, कुछ लोग अभी गिलासी ढूंढ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, वो जादू मंदिर से गायब हो गया। अब हम लोग के पास आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है और वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी भैया अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए कैसे निकालेंगे? आपको पहले से भी फॉर्मूला मैं दिया हूं कि इफ एट 0 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज rho naught, then
एट टी डिग्री सेल्सियस रेसिस्टिविटी कितनी होगी? रोटी इज इक्वल टू रोटी, अरे भैया रोटी खाने वाला रोटी नहीं है, ये है टी टेम्परेचर है, समझ रहे ना बात को? रोटी इज इक्वल टू पराठा, रोटी इज इक्वल टू पराठा, रोटी इज इक्वल टू रो नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी, जहां टी वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आप रेसिस्टिविटी निकालना चाहते हैं, और अल्फा के बारे में आपको मालूम है, अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। अगर नहीं मालूम है तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए रेसिस्टेंस क्लास 12 फिजिक्स बाय सौरभ श्रीवास्तव सर, और वहां से आप देखिए कि अल्फा क्या है। और सेकेंड, अगर ये तो बात तब हो गई जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको मालूम है और टी डिग्री सेल्सियस पर आपसे पूछ दिया गया। अब कभी एक टेम्परेचर पे दे दिया और दूसरे टेम्परेचर पे पूछ रहा है, तब क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ एट T1 डिग्री सेल्सियस resistivity of a conductor is ρ1, then at T2 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? तो बच्चा हो जाएगी ρ2 इज इक्वल टू ρ1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। समझ गया बच्चा पार्टी? समझ गया बच्चा पार्टी? और अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप रेसिस्टेंस वाला लेक्चर मेरा देखिए जाके, वहां पे काफी डिटेल में इन सारे टॉपिकों के बारे में बतलाएंगे। तो आई थिंक रेसिस्टिविटी का भी ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं, रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर का किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टिविटी की मीनिंग क्या है, और कैसे रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है ना? हो गया बच्चा पार्टी? चलिए, जो टॉपिक पहले पढ़े हैं उस पर एक सबसे छोटा, सबसे बेसिक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि सिर्फ कॉन्सेप्ट याद हो जाए। फिर अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें इन सारे प्रीवियस 1-2 लेक्चरों का जो टॉपिक सब है उस पर और भी अच्छे अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, आपसे प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। लेकिन चलिए एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है क्या कि इफ 20.25 into 10 to the power minus 6 volt per meter of electric field is given between the ends of a conductor whose current density is 2.5 ampere per meter square, then calculate the resistivity। चलो वेरी गुड। यानी हमारे पास गिवन क्या है बच्चा? हमारे पास गिवन क्या है, पहले ये बताओ गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान गिवन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं से कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ना यूनिट में कोई गड़बड़ी है। करंट डेंसिटी यानी जे का मान दे दिया, कितना दे दिया? 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है। रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का तो बेसिक फॉर्मूला होता है E अपॉन जे, E अपॉन जे। तो E के जगह पे 20.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2.5 सॉल्व कर लीजिए। 8.1 के करीब में आना चाहिए। हाँ, 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? चूंकि रेसिस्टिविटी है तो ओम मीटर। सो दिस बिकम इक्वल टू रो इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। अब देखो ना, अभी तो रेसिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला तुमने देखा था, रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या? तो m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। जब इस पर न्यूमेरिकल देखा तो और मजा आएगा और लेवल का न्यूमेरिकल होगा। तो उसके लिए हम लोग एक अलग लेक्चर बनाएंगे जिसमें इन सारे टॉपिकों पर कॉम्पिटिटिव लेवल तक न्यूमेरिकल ले जाकर देखेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो। लेकिन तत्काल चूंकि लेक्चर वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है तो बोरिंग नहीं हो, इसके लिए पहले ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन था इस लेक्चर का इतना कंप्लीट करिए। और आज के क्लास में
इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, जा रहे हैं टाटा बाय बाय कर रहे हैं, हम लोग का क्या होगा? अरे मन में मैनिया नहीं बैठा यार, मन में भ्रम पैदा नहीं करो। देखो ना कितना आसान है। कहता है कि अगर कोई चालक है जिसके दोनों सिरों के बीच में इतना वैद्युत क्षेत्र पैदा कर दिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है, और उसका जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व यानी जे का मान वह है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ दिया है क्या? आपसे पूछ दिया है प्रतिरोधकता का मान पूछ दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। इसीलिए मैं जाके टाटा बाय बाय कर रहा था ताकि आप लोग का रिएक्शन देखो। तो समझ में आ रहा है दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम? आई थिंक इट इज क्लियर। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।